स्पेस की एक ऐसी घटना जो कि किसी मूवी से कम नहीं थी। एक ऐसी घटना हुई है जिसने सारे स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मचा दिया है। ग्रेविटी जैसी मूवी असल में हो जाती अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती तो। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और जर्मन शेफर्ड डॉग इंडियन आर्मी में क्या कर रहा है, और आखिर क्या होगा अगर आज मैं आके आपके घर में आपका आईब्रो शेव कर दूं तो क्या होगा, बताओ क्या होगा उसके बाद। आईब्रो शेव करने के बारे में एक ऐसी बात है जो आपको अगर नहीं पता तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक किया हुआ है तब तो ठीक है, ओके डन। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि अगली वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। फैक्ट नंबर 12। अब ये फैक्ट आपको सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन यानी बॉडी को सालों तक जमा के रखना और उसे बाद में रिज्यूम करना, यह अभी तक इंसानों के लिए बस एक साई-फाई थॉट ही है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी ब्रेक थ्रू इस टेक्नोलॉजी में नहीं मिल पाई है। लेकिन हमारे नेचर में जो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन होता है वो जानवर लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। भले इंसान नहीं कर पाया है लेकिन कई फ्रॉग्स जैसे कि वुड फ्रॉग एक मेढक है और वो बर्फीली जगहों पर रहता है, और ये फ्रॉग 6-7 महीनों तक अपने आप को फ्रीज कर सकता है पूरी तरह से। यानी जब भी ये जिंदगी से बोर होगा और इसको चाहिए होगा कि चलो आप आराम करते हैं, रेस्ट का टाइम आ गया है, तो ये बर्फ के अंदर जाएगा तो ये अपने आप को फ्रीज कर देगा। और सबसे अमेजिंग बात, इसका हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों ही रुक जाएगा। यानी ये वुड फ्रॉग जब अपने आप को फ्रीज करता है तो पूरा बॉडी ही फ्रीज हो जाता है और 7 महीने बाद वो फिर से रिज्यूम हो जाता है। यानी हमारे लिए एक बस सपना है, लेकिन नेचर में अगर आप ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो ये क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन नेचर में अभी भी हो रहा है। फैक्ट नंबर 11। आपने वोल्केनोज के बारे में जरूर सुना होगा जिससे कि लावा निकलता है, मोल्टेन रॉक। लेकिन क्या आपने कभी वोल्केनो के रोतड़ू वर्जन क्रायो वोल्केनो के बारे में सुना है? क्रायो वोल्केनोज के अंदर से पानी निकलता है, आइस निकलता है, अमोनिया निकलता है, और ये ज्यादातर पाए जाते हैं सैटर्न के मून, प्लूटो प्लैनेट, ऐसी जगहों पे। फैक्ट नंबर 10। ये बड़ा ही अजीब फैक्ट है। मैंने लैक्टोस इंटॉलरेंस के बारे में सुना था। मुझे ये पता था कि कई लोगों को दूध, दही, मक्खन ये सब नहीं पचता, लैक्टोस इंटॉलरेंस कहते हैं उसे। लेकिन मुझे ये फैक्ट नहीं पता था कि धरती के पूरे आबादी का 65% लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस है। ये क्या है भाई, ये बड़ा अजीब बात है। यानी अगर 1 लाख लोग इस वीडियो को देखे हैं तो उसमें से 65,000 लोग ठीक से दही दूध नहीं खा पाते क्योंकि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है। स्टडीज में ये पाया गया है कि बचपन में माँ का दूध पीने के बाद जब एनिमल के दूध में बच्चा स्विच करता है तो 100 में से 65 बच्चे ठीक से एनिमल दूध को पचा नहीं पाते। तब भी 65% कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फैक्ट नंबर 9। पायल। क्या आपको पता है कि लोग पायल क्यों पहनते हैं? लोग नहीं, मतलब औरतें पायल क्यों पहनती है? चाहे गांव हो या शहर हो या आपके आसपास के भी कई लोग देखे होंगे आप पायल पहनते हैं, मतलब पहनती है। तो क्या इसके पीछे का कोई साइंस है? ये सिर्फ मात्र एक ज्वेलरी है या फिर इसका कोई डीप मीनिंग है? तो कहा जाता है कि पायल का कल्चरल मीनिंग है। कल्चरल शब्द पे ध्यान देना, तो वो तो समझ आता है, ठीक है, वो चलते आ रहा है सदियों से इसलिए लोग पायल पहनते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक और साइंस जरूर होगा। तो जी हाँ, साइंस है। पहली बात, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जहां पे पायल पहना जाता है, पैर के उस हिस्से में जो प्रेशर पड़ता है उससे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर होता है। दूसरा, साउंड थेरेपी। चाहे वो मंदिर की घंटी हो या फिर पायल में लगा छोटा सा घंटी जो कि बजता है तो आवाज करता है, दोनों माइंड के लिए सूदिंग होते हैं। उसकी आवाज जो है वो हमें रिलैक्समेंट पहुंचाती है, तो साउंड थेरेपी का भी काम करती है पायल। और ये दोनों तो उतने खास रीजन नहीं थे। तीसरा रीजन जो है वो बड़ा खतरनाक है। तीसरा रीजन है टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननोन क्रिएचर्स। देखो, पायल जो है वो बहुत टाइम से चलते आ रहा है, और स्पेशली वो टाइम से 1950s के भी टाइम से पहले जब ज्यादातर गांव हुआ करता था और बिजली उतना वाइड स्प्रेड नहीं था और रात को सांप, बिच्छू, कीड़ों इनका आना बिल्कुल कॉमन था घर में। तो ऐसे सिचुएशन में जो पायल की आवाज थी वो हेल्प करती थी कीड़ों को भगाने में। मान लो थोड़ी दूर ही कोई कीड़ा खड़ा है और पायल की आवाज आने लगे तो कीड़े उस वाइब्रेशन और साउंड के चलते वहां से चले जाते थे, क्योंकि वो पायल का साउंड जो है वो उनको एक इनकमिंग थ्रेट की तरह फील होता है, एक डेंजर की तरह। इसीलिए तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। फैक्ट नंबर 8। जब भी आप या आपके पेरेंट्स रामायण, महाभारत या फिर सतयुग का कोई कहानी देखते हो डिवोशनल, तो मैं और आप जो सीरियल देखते हैं टीवी में वो तो हिंदी में देखते हैं या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में देखते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले रामायण महाभारत के टाइम क्या आपने कभी सोचा है कि वो किस लैंग्वेज में बात करते थे? उस समय उनका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था? तो सारे सेक्रेड बुक्स, वेद्स और उपनिषद को
देखते हुए ये पता चला है कि संस्कृत ही वो लैंग्वेज था जो कि रामायण महाभारत के टाइम ओरिजिनल कम्युनिकेशन था। यानी एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से उस टाइम जब एक्चुअल में हो रहा था तब वो असल में संस्कृत में बात करते थे। और आपने सुना ही होगा कि संस्कृत को द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। और अगर हम लोग पूरे धरती को देखें और इतिहास में सबसे पीछे चले जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि संस्कृत इस दुनिया की पहली लैंग्वेज थी। इस धरती की सबसे पहली लैंग्वेज संस्कृत ही थी। और ये आप एक इंटरेस्टिंग सा टेबल देख सकते हो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस के, और तमिल लैंग्वेज भी ओल्डेस्ट में आता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। संस्कृत के बाद सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो तमिल ही है। और जो रैंक 1 पे संस्कृत है 3500 साल पहले, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड है। इसका मतलब 3500 साल पहले चले जाओ और उसके पहले कितना भी चले जाओ संस्कृत ही था। और आप देख सकते हो इंग्लिश 1500 साल पुराना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओल्डेस्ट की उतनी वैल्यू नहीं रही। और अभी भारत को देखे तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश ही है। चाहे वो कोई भी सर्कुलर हो, गवर्नमेंट सर्कुलर हो, डिबेट्स हो, पार्लियामेंट हो, सब जगह इंग्लिश ही बोला जाता है। फैक्ट नंबर 7, देखो इंडिया में बहुत लोगों को इमरजेंसी नंबर का कोई नॉलेज है ही नहीं। जैसे कि जब कोई एक्चुअल इमरजेंसी पड़ती है तो समझ नहीं आता है कहां कॉल करे, क्या करे। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्निपेट आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको मेमोराइज कर लो, याद कर लो। उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। देखो पुलिस का पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 है, ये तो याद रहेगा ही सबको। 100 तो इससे बस एक बढ़ा दो, 101 कर दो तो फायर आ जाएगा, फायर 101। ओके, फिर इससे एक बढ़ा दो तो 102 मतलब एम्बुलेंस। इस पे कॉल करने पे आप नियरेस्ट एम्बुलेंस से कनेक्ट हो जाओगे अपने लोकेशन के हिसाब से। और 102 के बाद आप थोड़ा गैप है, 108 है। डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस का ये नंबर है 108। कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर जाए या अचानक से पानी आने लगे, बाढ़ आने लगे, तो ऐसे कंडीशन के लिए 108 108 है। और पूरे इंडिया में महिला सुरक्षा के लिए वुमेन हेल्पलाइन जो है उसका एक परमानेंट नंबर है 1091। और इसके बाद पूरे इंडिया में कहीं भी रोड पे कोई हादसा हो जाए, रोड इमरजेंसी, ये रोड इमरजेंसी कैटेगरी का कोई भी केस हो तो उसके लिए नंबर है 1073। यही कुछ 4-5 नंबर अगर आपको याद है तो आप इमरजेंसी रेडी रहोगे। फैक्ट नंबर 6, जो लोग शॉर्ट फिल्म या मूवीज में या फिर ऑनलाइन वेब सीरीज में काम करते हैं तो उनका एक अजीब सा क्वेरी होता है कि अगर किसी रोल के चलते वो अगर अपना आईब्रो शेव कर ले तो क्या इससे कोई परमानेंट इफेक्ट होता है बॉडी में। परमानेंट पे ध्यान देना, मतलब अगर आईब्रो काटे और वो 2 महीने में उग गया वापस, ऐसा अगर केस है तब तो कोई टेंशन नहीं, आदमी रोल के लिए काट सकता है। लेकिन क्या कुछ ऐसा होता है कि अगर हम करेंगे तो फिर उतना डेंस नहीं निकलेगा या फिर पहले ऐसा आईब्रो नहीं आएगा, ऐसा होता है क्या? इसका ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? तो देखो विज्ञान के हिसाब से अगर कोई आईब्रो शेव करता है तो वो कंप्लीटली जैसा था वैसे ही ग्रो बैक कर जाता है 2 महीने में, यानी 4 से 8 हफ्ते में। यानी शेव करने के बाद वापस नहीं निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाके काट दो आईब्रो को, लेकिन ये बस एक फैक्ट और नॉलेज है कि आईब्रो को शेव करने से उसके जड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो ज्यादा गहरा उगेगा ना वो ज्यादा पतला उगेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। फैक्ट नंबर 5, हम अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट का ये 2 शब्द सुनते हैं जो मार्केट में है या नहीं है उससे मतलब नहीं। इन जनरल डे टू डे लाइफ में भी आप ये 2 शब्द सेंसेक्स और निफ्टी जरूर सुनते होंगे। पूरे भारत के जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। निफ्टी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन इसका एक छोटा भाई है सेंसेक्स, जिसमें 50 तो नहीं लेकिन भारत के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है, टॉप 30 कंपनीज। तो सर्वेज के हिसाब से 70% लोगों को सेंसेक्स का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सेंसिटिव, क्योंकि ये भारत के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है, लिटरली हजारों कंपनीज में से टॉप 30 का। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब ये पूरे भारत की एक छवि है एक तरह से। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है टॉप 30 कंपनीज का, अगर भारत को ग्रोइंग और स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो बाकी देशों को। तो सेंसेक्स का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा लाइब्रेरी है उस एक लाइब्रेरी में 20 करोड़ किताब है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, यूके में एक लाइब्रेरी है, उसमें 20 करोड़ किताब मौजूद है, 200 मिलियन किताब। सेकंड नंबर पे जो लाइब्रेरी आता है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूएस अमेरिका में, 17 करोड़ किताब। तीसरा चाइना का सेंगई, 5 करोड़ किताब। और बाकी का नीचे का आप देख सकते हो टॉप 10। और इंडिया की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में है। और इस लाइब्रेरी में 20 लाख किताब है, 2.2 मिलियन बुक्स। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट को ध्यान से सुनना
ना, जब भी हम केमिकल्स को डिस्कस करते हैं तो उसे केमिस्ट्री कह सकते हैं, राइट? लेकिन केमिस्ट्री वर्ड तभी लागू हो सकता है जब हम धरती की बात करें। जब भी हम कोई और प्लैनेट की केमिकल्स की बात करते हैं तो आपको पता है उसका एक अलग स्टडी सेट होता है और उसे कहा जाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। जितने भी स्पेस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर किसी भी दूसरे ग्रह के केमिकल स्टडी को, कॉम्पोजिशन को और फलाना डिमकाना को स्टडी किया जाता है तो उसे एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंडियन आर्मी में मिलियंस ऑफ पीपल काम करते हैं। इतने लोग देश के बॉर्डर पे लगे हुए हैं तभी हम सुरक्षित रह पाते हैं, राइट? लेकिन क्या